हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्रेजी स्कॉलर वन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 की, जिसे कि हमें पता है कि हमने पुरानी वीडियोस में सारे चार्टर एक्ट सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तक पढ़ लिए हैं। अब की वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 की। दिस इज़ द लार्जेस्ट पीस ऑफ लॉ। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे सबसे पहला क्या होता है, इससे डिवीज़न ऑफ पावर होता है। क्या होता है? डिवीज़न ऑफ पावर्स। फेडरल लिस्ट बना दी जाती है, प्रोविंशियल लिस्ट बनाती हैं, एंड कॉन्करेंट लिस्ट। 3 तरह की लिस्ट बना दी जाती हैं। इट्स मीन दिस इज़ द डिवीज़न ऑफ पावर। और एक और लिस्ट बनाई जाती है, दैट इज़ रेसिड्यूअरी पावर। ये क्या होती है कि बाकी के बचे कुचे जो भी चीज़ें रह गई हैं जो कि कंकरेंट लिस्ट में नहीं आती हैं, प्रोविंशियल लिस्ट में नहीं आती हैं, फिर फेडरल लिस्ट में नहीं आती हैं, वो रेसिड्यूअरी लिस्ट में आएंगी। और इसको इसकी जो पावर होती है वो वॉइसरॉय के पास होती है। किसके पास? वॉइसरॉय के पास होती है। इसको हम आज भी पढ़ते हैं, आज भी हमारे पास डिवीज़न ऑफ पावर है, वो भी इसी तरह से है। और रेसिड्यूअरी पावर के पास जो पावर होती है वो आज भी पीएम के पास होती है, राइट। तो हमने जो ज़्यादातर चीज़ें ली हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से ही ली हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी के ऊपर बेस है ज़्यादातर। इससे एक इम्पॉर्टेंट काम होता है डायरकी, जो कि हमने पहले पढ़ी थी। डायरकी को पहले हमने जो पढ़ी थी वो प्रोविंसेस में थी। इस एक्ट से जो प्रोविंसेस थे उसमें डायरकी को ख़त्म करके सेंटर में ले आते हैं। सेंटर में डायरकी आती है और प्रोविंसेस में ख़त्म हो जाती है डायरकी। इससे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल जाती है। क्या मिल जाती है? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब पहला स्टेप मिल गया है फेडरेशन बनाने का, जो पहला स्टेप था जो कि हमने पहले पढ़ा था। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोविंसेस को इस एक्ट से मिल जाती है। इस एक्ट में बोला जाता है कि आप फेडरल स्टेट बन सकते हो। इस एक्ट से इंडिया को बोला जाता है कि हम फेडरल स्टेट बन सकते हैं, बस उसकी कंडीशन फेडरल स्टेट की यही होती है कि प्रिंसली स्टेट को भी पैरामाउंट से एंड करनी पड़ेगी। लेकिन प्रिंसली स्टेट बोल देते हैं नो, वी नेवर वांट टू बी द फेडरेशन। हम फेडरेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम फेडरेशन नहीं बनना चाहते हैं, हम जैसे भी हैं हम खुश हैं। इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो एक्ट है वो भी फेल हो जाता है। फेल किस चीज़ में? फेडरेशन। इंडिया को फेडरेशन बनाने में ये फेल हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फेल टू फॉर्म द फेडरेशन। काउंसिल ऑफ इंडिया को एबलिश कर देता है ये एक्ट। काउंसिल ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ इंडिया याद है, ये बनी थी 1858 के एक्ट से। 1858 का एक्ट बनाता है काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको 1935 के एक्ट से एबलिश कर दिया जाता है। इसी एक्ट से आरबीआई, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं आजकल, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर हम कह सकते हैं लीगल सैंक्शन मिला था। कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल सैंक्शन जो मिला था इसी एक्ट से मिला था। इस एक्ट से फ्रेंचाइज जो थी वो 3 से बढ़कर 14% हो गई थी। फ्रेंचाइज क्या होता है? वोटिंग राइट, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। पहले 3% था वो सिर्फ, अब वो बढ़कर 14% हो गया था। इसी से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनी। इसी से प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन,
ये तीनों चीज़ बनाई गई किससे, कौन से एक्ट से, 1935 के एक्ट से बनाई गई। एक फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई 1937 में, स्थापना हुई थी 1935 के एक्ट से, जो कि 1950 तक वैलिड रहा था, जब तक हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं बना था तब तक ये वैलिड रहा था। उसके बाद ये इसको एबोलिश कर दिया गया था। इसी एक्ट से ना क्या होता है, जो बर्मा होता है वो अलग हो जाता है, जिसको हम आज प्रेजेंट डे म्यांमार के नाम से जानते हैं, वो इंडिया से अलग हो जाता है 1935 के एक्ट से। बॉम्बे प्रेसिडेंसी होती है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सिंध को अलग कर दिया जाता है। पहले सिंध जो था वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट होता है, लेकिन 1935 के एक्ट से सिंध को अलग कर दिया जाता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। अपना बिहार और उड़ीसा, इन दोनों को स्प्लिट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, स्प्लिट, इन दोनों को तोड़ दिया जाता है, मतलब बिहार को अलग कर दिया जाता है, उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज मैक्सिमम डिसेंट्रलाइजेशन, मैक्सिमम डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है इस एक्ट से। ओके, मैक्सिमम डिसेंट्रलाइजेशन इस एक्ट से होता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था वो एनफोर्स हुआ था इंडिया में 1937 में, इसलिए हम पढ़ते हैं फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल कोड भी कब बना था, 1937 में बना था, क्योंकि एनफोर्स ही 1937 में हुआ था ना। इसी टाइम पर कुछ सडन चेंजेस आते हैं यूरोप में, लगभग 1940s के आसपास कुछ चेंज आते हैं। वो सडन चेंज क्या थे, ब्रिटेन जो था वो बुरी तरह से हार रहा था। वर्ल्ड वॉर सेकंड का टाइम था ये, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड में ये हार रहा था। और हरा कौन रहा था इसको, हिटलर, एडोल्फ हिटलर ब्रिटेन को बुरी तरीके से हरा रहा था। और इसलिए ब्रिटेन जो होता है वो इंडिया की हेल्प मांगता है। क्या मांगता है, इंडिया से हेल्प मांगता है कि इंडिया, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम हमारी हेल्प करो। इंडिया बोलता है हम तुम्हारी हेल्प क्यों करें, तुम हमें क्या दोगे, हमें रिटर्न में क्या मिलेगा। तो उस रिटर्न के लिए ब्रिटेन क्या करता है, अगस्त ऑफर लेकर आता है। क्या लेकर आता है, अगस्त ऑफर। कब लेकर आता है, 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर लेकर आता है। ब्रिटेन बोलता है कि इंडिया तो करेगी सपोर्ट ब्रिटेन का या इंग्लैंड का, कुछ भी बोल लो, ठीक है, इंडिया करेगी सपोर्ट ब्रिटेन का, उसके बदले में इंग्लैंड इंडिया को देगा डोमिनियन स्टेट का दर्जा, डोमिनियन स्टेटस देगा ब्रिटेन। तो इन्हें बोलता है ओके दैट्स फाइन, अगर हमें डोमिनियन स्टेटस मिल जाता है तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। इंडिया जॉइन द वॉर, इंडिया जॉइन द वॉर। इंडिया मनी सप्लाई करता है एंड मैन सप्लाई करता है, जिसकी वजह से ब्रिटेन जीत जाता है, लगभग जीत जाता है। उसी टाइम पर क्या हुआ था, एक और चीज़ हो रही थी, दैट इज़ जापान। जापान के साथ क्या था, जापान खुद उस समय पर एक इम्पीरियल पावर था। उस समय जापान एक इम्पीरियल पावर था, वो खुद डोमिनेट करना चाहता था अदर कंट्रीज़ को। तो जापान अटैक करता है सबसे पहले सिंगापुर पर। सिंगापुर से थोड़ा सा आगे था म्यांमार, उससे थोड़ा सा आगे था हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो जो जापान सिंगापुर पर अटैक करता है, तो उस टाइम पे तो ब्रिटिश जो थे उनको लगता है कि ये सिंगापुर को नहीं कैप्चर कर पाएंगे। ब्रिटेन को इतना भरोसा था उस टाइम पर कि सिंगापुर में जो हमारी आर्मी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और जापान
अगले 50 सालों तक भी युद्ध करते रहे ना तो अभी नहीं जीतेंगे, इतना उनको भरोसा था। लेकिन उसी टाइम पे एक और चीज़ होती है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने जो आज़ाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी बना रखी थी, वो जापान के साथ जाके हाथ मिला लेती है। जापान के साथ जाके हाथ मिला लेती है। क्यों? क्योंकि नेताजी भी अपने इंडियन नेशनल आर्मी के साथ पूरा प्रयास कर रहे थे कि ब्रिटिश हमारी इंडिया को कैसे भी छोड़ जाएं, तो वो हाथ मिला लेती है। और 1914 में नेशनलिज्म जो था वो अपने एक्सट्रीम लेवल पर था। एक्सट्रीम लेवल पर मतलब कि देयर वाज अ ह्यूज वेव ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म क्या होता है ये इंडियंस को समझ में आने लगा था उस टाइम आते आते। उसी समय पर 1940 में एक और चीज़ होती है, दैट इज़ लाहौर रिजोल्यूशन। लाहौर रिजोल्यूशन, इसमें क्या होता है, ये पास करती है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग क्या करती है, एक अपना सेपरेट नेशन की डिमांड करने लग जाती है 1940 में। ठीक है, ये बोलती है कि हमें अपना एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट चाहिए, दैट इज़ पाकिस्तान। हमें पाकिस्तान दो। 1942 आते आते 1942 आते आते स्टार्टिंग के 1942 में इंग्लैंड अपना प्रॉमिस भूल जाती है कि हमने अगस्त ऑफर में उनके साथ कुछ वादा किया था। इंग्लैंड प्रॉपरली भूल जाती है, लेकिन उनको याद दिलाने के लिए जापान जिंदा था। 1942 15 फेब को क्या होता है, सिंगापुर पर कब्जा कर लेते हैं जापान के लोग। जापान की आर्मी सिंगापुर पर कब्जा करती है, यानी कि ब्रिटेन लॉस्ट द सिंगापुर। और ब्रिटेन को अपनी औकात याद आ जाती है मार्च में, 15 दिन बाद ही, मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन इंडिया आता है। ठीक है, क्रिप्स मिशन इंडिया आ जाता है। इसमें 3 मेंबर्स होते हैं। क्रिप्स मिशन की बोलता है कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस भी देंगे। ठीक है, हम आपको डोमिनियन स्टेटस भी देंगे, प्लस आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बना सकते हो। लेकिन हमारी एक शर्त है, वो शर्त ये थी कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों को यस यानी कि एग्री होना पड़ेगा कि उन्हें डोमिनियन स्टेटस चाहिए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। लेकिन 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 मुस्लिम लीग ने कहा नो, हमें इंडिया के साथ नहीं रहना है, हमें अपना एक अलग डोमिनियन स्टेट बनाना है, अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है। ठीक है, लेकिन आईएनसी ने कहा कि नहीं, हमें तो अपना अनडिवाइडेड इंडिया चाहिए, हमें कोई डिवीज़न नहीं चाहिए इंडिया का, हमें अनडिवाइडेड इंडिया चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि क्रिप्स मिशन भी जाके क्या हो जाता है, लास्ट में फेल हो जाता है। फेल होने का मतलब यही था कि क्रिप्स मिशन ने बोल दिया, अगर मुस्लिम लीग मान जाती है तो तुम डोमिनियन स्टेटस ले सकते हो, तो तुम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हो। अगर मुस्लिम लीग नहीं मानती है तो हम वापस जा रहे हैं। बाबू ने बोला, गांधी जी ने बोला कि यार ये कोई बात नहीं होती है तुम्हारी, जब तुम पहले अगस्त ऑफर लेकर आए थे तुम्हारी ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, अब ये कंडीशन कहाँ से पैदा हो गई। तो गांधी ने बोला, क्रिप्स मिशन तो पोस्ट डेटेड चेक है। क्या है? पोस्ट डेटेड चेक। दिस इज वेरी इंसल्टिंग, दिस इज वेरी ह्यूमिलिएटिंग। गांधी जी, कांग्रेस सब गुस्सा हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, बॉम्बे में जाते हैं 1942 में ही, क्विट इंडिया मूवमेंट चालू कर देते हैं। क्या चालू कर देते हैं? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन वो 1942 में चालू कर देते हैं। जो क्विट इंडिया मिशन मूवमेंट जो होता है उसमें वायलेंस अलाउड होता है, मतलब उसमें वायलेंस होता है खूब, इसलिए इसको मोस्ट
अनगांधियन ऑफ ऑल गांधीयन मूवमेंट बोला जाता है। यानी कि महात्मा गांधी के जितने भी सारे मूवमेंट रहे हैं वो सारे नॉन वायलेंस के रहे हैं, बट इस मूवमेंट में वायलेंस अलाउड था, इसलिए इसको मोस्ट अनगांधीयन बोला जाता है ऑफ ऑल द गांधीयन मूवमेंट। बी आर अम्बेडकर जी ने इसको इस मूवमेंट को मैड वेंचर ऑफ गांधी बोला है। मैड वेंचर ऑफ गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट को बी आर अम्बेडकर ने बोला है। 1945 आते आते क्या होता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो जाती है और ब्रिटेन में इलेक्शन आते हैं। ब्रिटेन में इलेक्शन आते हैं। उस समय पर इलेक्शन से पहले चर्चिल था पीएम, तो उस चर्चिल को पूरा विश्वास था कि अब तो हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी जीत गए, तो उसे पूरा विश्वास था कि मैं इलेक्शन तो किसी भी कंडीशन में नहीं हारूंगा, मैं जीतूंगा। चर्चिल जो था ना वो कभी नहीं चाहता था कि इंडिया अपना इंडिपेंडेंट हो जाए। इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाए ये चर्चिल कभी नहीं चाहता था, लेकिन इंसिडेंस होता है कि जब इलेक्शंस होते हैं चर्चिल लॉस्ट द इलेक्शन, हार जाता है चर्चिल, और नया पीएम बनता है ब्रिटेन का क्लीमेंट एटली। कौन बनता है? क्लीमेंट एटली, हु वाज अगेंस्ट द इम्पेरियलिज्म, जो कि इम्पेरियलिज्म के खिलाफ होता है। और ये क्या करता है, इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस देने के लिए कैबिनेट मिशन भेजता है। ये भी 3 मेंबर्स का होता है। 3 मेंबर होते हैं इसमें, पैथिक लॉरेंस, ईवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये 3 मेंबर्स होते हैं इसमें। इससे क्या बोला जाता है कि आप अपनी एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना लीजिए, मतलब आप उसी कंस्टिट्यूएंट असेंबली से क्या कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कीजिए अपना खुद का। और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है आप एक इंटरिम गवर्नमेंट ऐसा कीजिए, इंटरिम गवर्नमेंट बना लीजिए और उस इंटरिम गवर्नमेंट से ही अपना काम चलाइए। ये बोला था किसने? कैबिनेट मिशन ने। लेकिन फिर से वही जिन्ना का रोना रोना अलग होता है। जिन्ना बोलता है कि नहीं, मुझे तो मेरा पाकिस्तान ही चाहिए। जिन्ना फिर से रोने लग जाता है कि उसको पाकिस्तान चाहिए, तो ये बोल देता है नो, मुझे मेरा पाकिस्तान चाहिए। तो कैबिनेट मिशन के जो मेंबर्स होते हैं वो भी बोल देते हैं नो, हम तुम्हें अपना अलग पाकिस्तान नहीं देंगे। लेकिन वो क्या करते हैं, जिन्ना को कन्वेंस कर लेते हैं। ये वो कैबिनेट मिशंस के जो मेंबर्स होते हैं वो जिन्ना को बोलते हैं, यार जिन्ना तुम ना बहुत पॉपुलर है, तू बहुत पॉपुलर है और मुझे पूरा भरोसा है अगर इलेक्शंस होंगे ना तो तू ही जीतेगा और कोई नहीं जीतने वाला। तू इतना पॉपुलर है, तू देख, तू बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में। तो जिन्ना चने के पेड़ पर चढ़ जाता है, मीन्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जिन्ना। ये बोलता है ठीक है, तो अगर मैं इतना फेमस हूँ तो मैं इलेक्शन जीत ही जाऊँगा। तो जिन्ना कन्विंस्ड फॉर द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड जून 1946 में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड से, ठीक है। 10 लाख
इंडियंस पर एक सीट थी। कितनी सीट थी? 10 लाख इंडियंस पर एक सीट रखी जाती है। उस समय पर जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 39 करोड़ थी, और 39 करोड़ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 389 सीट्स हो जाती हैं, जिसमें से 296 सीट्स पर तो क्या होता है, प्रॉपरली इलेक्शंस होते हैं, लेकिन 93 सीट्स जो होती हैं उन पर इलेक्शंस नहीं होते, उस पर नॉमिनेशन होता है। और ये नॉमिनेशन की पावर दी जाती है प्रिंसली स्टेट्स के किंग्स को। प्रिंसली स्टेट्स को ये जो वहाँ के किंग्स होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं अपनी, ठीक है। प्रिंसली स्टेट में नॉमिनेशन होता है 296 प्रोविंसेस में 296 सीट्स पर इलेक्शंस होता है। इलेक्शन का रिजल्ट आता है। रिजल्ट मुस्लिम लीग कांग्रेस के लिए तो बहुत बेनिफिट होता है, 208 सीट कांग्रेस जीत जाती है, लेकिन मुस्लिम लीग केवल और केवल 73 सीट्स ही जीत पाती है, और अदर्स के नाम पर आती हैं 15 सीट्स। अदर्स पर आती हैं 15 सीट्स। 73 सीट्स को देखकर मुस्लिम लीग और जिन्ना रोने लग जाते हैं फिर से, और ये क्या करते हैं, बॉयकॉट करते हैं। क्या करते हैं, बॉयकॉट कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। बोल देते हैं कि हमें तो आना ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, हम तो आएंगे ही नहीं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। और 9 दिसंबर 1946 को पहला सेशन होता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, दिल्ली में। कहाँ होता है? दिल्ली में पहला सेशन होता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। उसी समय पर पता है कुछ इंसिडेंट्स होता है, जैसे कि उस समय पर क्या होता है, 3 ऑफिसर्स पकड़ लिए जाते हैं आज़ाद हिंद फौज के। उन तीनों का INA ट्रायल होता है, और इस INA ट्रायल को देखने या फिर सब साथ आ जाते हैं, नेहरू गांधी सब ना एक साथ आ जाते हैं। दिस वॉज द वेव ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। मतलब इंडिया में नेशनलिज्म अपने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुकी थी। और उसी समय पर एक और र्यूमर फैल जाता है, एक और अफवाह फैल जाती है। ये अफवाह फैल जाती है कि जो नेवी है, नेवी में म्यूटिनी हो सकती है। र्यूमर्स ऑफ रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी स्प्रेड, है ना। उस समय पर नेवी को बोलते थे रॉयल इंडियन नेवी, ठीक है। तो उसकी म्यूटिनी, उसमें ये बोला जाता है कि यार म्यूटिनी होगी, वहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं, वहाँ की जो नेवी है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए वहाँ पर म्यूटिनी हो सकती है। इस वजह से जो इंग्लैंड की जो PM था क्लीमेंट इटली, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। ये वो क्योंकि इंग्लैंड उस समय पर आते आते बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी। World War II लड़ने के बाद इंग्लैंड वीक हो चुका था। तो PM ने डिसाइड किया, और 20 Feb 1947 को जो क्लीमेंट इटली होता है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में जाता है, और हिज मेजेस्टी गवर्नमेंट जो होती है उसका डिसीज़न सुनाता है। उसका डिसीज़न सुनाते हुए वो कहता है कि हमने डिसाइड कर लिया है कि हम जो पावर्स हैं वो इंडियंस के हाथों में दे देंगे 30 जून 1948 को। 30 जून 1948 तक हम पावर्स जो हैं उनको इंडियंस के हाथों देंगे। हमें मतलब नहीं है कि इंडिया का चाहे कॉन्स्टिट्यूशन बने नहीं बने, इंडिया में इंटरिम गवर्नमेंट हो नहीं हो, इंडिया में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो नहीं हो, हमें कोई मतलब नहीं है। पर 30 जून 1948 तक हम पावर्स सारी जो है उसको दे देंगे, और इंग्लैंड इंडिया का कोई वास्ता नहीं रहेगा। इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगी 30 जून 1948 तक। ये बोलते हैं क्लीमेंट इटली साहब अपनी
हाउस ऑफ कॉमन्स में। लेकिन इसके बाद वी गॉट नर्वस। क्यों नर्वस हो जाते हैं? क्योंकि हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, हम केवल इंटरिम गवर्नमेंट से काम चला रहे थे। ऊपर से जिन्ना अलग डिमांड कर रहा था कि हमें मुझे पाकिस्तान चाहिए, मुझे पाकिस्तान चाहिए। तो हमें बोलता है कि ऐसा नहीं चलेगा, कुछ थोड़ा बहुत तो क्लीमेंट इटली को भी कुछ करना पड़ेगा। तो क्लीमेंट इटली क्या करता है, एक मास्टर स्ट्रोक खिल जाता है। उसका मास्टर स्ट्रोक होता है माउंट बैटन। माउंट बैटन मास्टर स्ट्रोक क्यों था? क्योंकि माउंट बैटन जो था वो फिलिप्स का अंकल था। फिलिप्स का अंकल था। क्या था? अंकल। और फिर फिलिप्स कौन था? ये था हस्बैंड ऑफ एलिजाबेथ। एलिजाबेथ का हस्बैंड था। और उस समय पर एलिजाबेथ थी जॉर्ज की बेटी। जॉर्ज कौन था? जॉर्ज उस समय पर इंग्लैंड का किंग हुआ करता था, जॉर्ज। उसकी बेटी थी एलिजाबेथ, उसका हस्बैंड था फिलिप्स, और फिलिप्स के अंकल थे माउंटबेटन। तो ये मतलब रॉयल्टी से जुड़े हुए थे। तो इसके साथ साथ ये नेहरू और जिन्ना दोनों को जानते थे। नेहरू प्लस जिन्ना दोनों को जानते थे अच्छी तरीके से, और उन दोनों के ही क्लोज थे। तो क्लीमेंट इटली माउंट बैटन प्लान भेजते हैं इंडिया में 3 जून 1947 को। जिन्ना को बुलाता है। ये जिन्ना से पूछता है तो पता तुझे क्या चाहिए? जिन्ना कहता है मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए, वो है मेरा पाकिस्तान। मुझे एक अलग मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट चाहिए, मुझे मेरा पाकिस्तान दे दो। पहली बार जिन्ना को मिलता है आंसर यस। अब तक जो कभी नहीं हुआ वो अब हो गया। हर में जिन्ना को मना कर दिया गया कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बट इसमें पहली बार बोल दिया गया कि ठीक है, तुम्हें मिलेगा, तुम्हें एक अलग पाकिस्तान दे दिया जाएगा। लेकिन 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 ये केवल एक एग्जीक्यूटिव डिमांड थी। क्या थी? एग्जीक्यूटिव डिसीजन। क्योंकि पार्लियामेंट से भी पास होना है बिल, पार्लियामेंट के डिसीजन भी तो लेना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूटिव डिसीजन था। यूके की जो पार्लियामेंट है, यूके की पार्लियामेंट में 5 जुलाई 1947 को लॉ को इंट्रोड्यूस किया जाता है, लॉ लाते हैं। और 18 जुलाई, इतनी जल्दी भाई साहब, 18 जुलाई 1947, कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इस बिल को पास कर दिया जाता है। बड़ी जल्दी करते हैं ये लोग, क्योंकि इन्हें भी जाना होता है इंडिया को छोड़ के। तो 1947 ऑफ 18 जुलाई को ये बिल पास हो जाता है। इस बिल का नाम दिया जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसमें क्या बोला जाता है? इसमें बोला जाता है ऑन द अपॉइंटेड डे ऑफ 15 अगस्त 1947 ब्रिटिश इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2 ऑटोनॉमस डोमिनियन में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। अभी भी याद रखना मैंने क्या बोला, ऑटोनॉमस डोमिनियन, मतलब 1947 के एक्ट से उसको डोमिनियन बनाया जाता है। और कब तक रहेंगे डोमिनियन? दे विल स्टे डोमिनियन टिल दे हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक इनके पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ जाता तब तक वो रहेंगे। इंडिया डोमिनियन रहा था 26/1/1950 तक। 26/1/1950 जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है उसी दिन हम क्या बन जाते हैं? सॉवरेन बन जाते हैं, हम इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाते हैं। एज यू नो पाकिस्तान लेट लतीफ़ 1956 तक ये सॉवरेन बनता है। और प्रिंसली स्टेट को बोल दिया जाता है कि यार तुम्हारी मर्जी है, वी यूनिलेटरली सीज टू हैव सुजनिटी ऑन यू। ठीक है, प्रिंसली स्टेट बोलता है कि नहीं, हमें तुम्हारे साथ रहना है। बट वो क्या बोल देता है ब्रिटिश
कि हम तो पैरामाउंट सी का ख़त्म कर रहे हैं, एंड ऑफ पैरामाउंट सी। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारे पास पूरी पावर है। तुम इंडिया के साथ मिलना चाहते हो इंडिया के साथ मिलो, तुम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हो तुम पाकिस्तान के साथ मिलो। अगर तुम्हें इंडिपेंडेंट रहना है, अपने एक इंडिपेंडेंट भी रहना, तो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। ठीक है। पाकिस्तान के हाथों में कुछ रीजन चले जाते हैं, वो थे मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन्स थे। वेस्ट पंजाब का, ईस्ट बंगाल था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इसके अलावा ब्रिटिश बलूचिस्तान था, ब्रिटिश बलूचिस्तान के अलावा सिंध था, खैरपुर था, और सुलहट रीजन ऑफ असम। ये सब कहाँ चले जाते हैं? ये पाकिस्तान को मिल जाते हैं। ये सारे जो रीजन्स होते हैं ये सब पाकिस्तान को मिल जाते हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया जाता है इंडिपेंडेंट इंडिया का, तो कौन बनता है वो? हमें पावर दी जाती है कि जब तक तुम डोमिनियन हो तो तुम्हें गवर्नर जनरल चुनना पड़ेगा, और तुम किसी को भी गवर्नर जनरल चुन सकते हो। तो हमने भी किसको चुना था? माउंटबेटन को ही रहने दिया था। हमने कहा था कि यार इसी को रहने दो। तो पहला जो गवर्नर जनरल है इंडिपेंडेंट इंडिया को, वो माउंटबेटन है। एंड माउंटबेटन वाज ऑल्सो द लास्ट वॉइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि यही आया था लास्ट में, तो ये इसको ब्रिटिश इंडिया का लास्ट वॉइस रॉय और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी बोला जाता है। अब बोल दिया कि कोई भी हिज या हर मैजेस्टी गवर्नमेंट नहीं रहेगी, ना ही कोई वॉइस रॉय रहेगा, कुछ नहीं है। तुम अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुके हो। 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक, 26 जनवरी 1950 तक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंडिया चलाया। इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा एक्ट था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दिस वाज द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन। हमें फ्रीडम मिली, फ्रीडम एट मिडनाइट, और हम आज़ाद हो गए। हम एक सॉवरेन कंट्री बन गए। So thank you so much guys for watching this video.